वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के पेपर 2 के बारे में, जैसा कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी, और जल्द ही पेपर 3 के बारे में आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तो वीडियो 3 जो है आपका 3 पार्ट में है, जैसा कि आपको पता होगा। फार ईस्ट एशिया और दक्षिण पश्चिम, जिससे कि अगर हिंदी में बताना चाहूँ आपको तो दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व एशिया यानी पूर्वी एशिया जिसको कहा जाता है। इसी को आप अंग्रेजी में जो है आप कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया और जो है फार ईस्ट एशिया। तो ये 3 खंड होते हैं। अब आपकी यूनिवर्सिटी में या फिर आपके जो है रिक्वायरमेंट पर आपके ऑप्शनल तौर पर मल्टीपल चॉइस होता है, मतलब कि आप इन तीनों में से कोई एक प्रश्न पत्र यानी कोई एक एशिया को पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तीनों के जल्द ही आपके सामने मॉडल पेपर्स देने का प्रयास करूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो उसके लिए आप सभी लोग बने रहें और ध्यान रखेंगे जितने लोगों की लिखित परीक्षा होनी है उन लोगों के लिए सेपरेटली वीडियो पहले से ही अपलोडेड है। उन वीडियो को देख लेंगे, उसमें लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और बहुत तरीके से अति लघुत्तरीय जो है वीडियोस के बारे में आपको बताया गया, उन प्रश्नों के बारे में आपको विस्तार से समझाया गया है। तो उन सभी को देख लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार सभी लोग, जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के अंतर्गत आज के बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो सारी बातें क्लियर हो पा रही, मेरी वॉइस वगैरह सब जा पा रही है और स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे चैनल को, जो है वीडियो को के। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से मैं अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। ओके, चले बात करते हैं ज्योग्राफी के पेपर 2 के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि आखिरकार इसका नाम क्या है। पेपर 2 का आखिरकार आपके नाम क्या है, प्रश्न यहाँ उठता है। तो इस प्रश्न का सीधा सा जवाब है, आपके पेपर 2 का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसको आप कहते हैं क्या, पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन या फिर इन्वायरमेंटल स्टडीज, अर्थात जिस विषय वस्तु के बारे में आप, जैसे भूगोल का एक ही भाग है, भूगोल के अंतर्गत ही आता है पर्यावरणीय अध्ययन। तो कहीं ना कहीं पे ये आपको पेपर 2 के अंतर्गत ज्योग्राफी BA तृतीय वर्ष के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो BA तृतीय वर्ष का लेक्चर है। BA तृतीय वर्ष के छात्रों का लगातार कमेंट्स आ रहा था कि सर इस पर वीडियो बनाइए, और जल्द ही हो सकता है आपकी इकोनॉमिक्स BA सेकेंड ईयर की क्लास रात 9 बजे हो। मैं प्रयास यही करूंगा, लेकिन आज थोड़ा दिक्कत है, लेकिन मतलब प्रयास यही रहेगा कि 9 बजे की क्लास आपकी हो, वह मिस ना हो के ध्यान रखेंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। न्यू मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे आज की वीडियो के अंतर्गत। मात्र ये देख लेंगे, अगर इस वीडियो के अंतर्गत समस्त प्रश्न, जो लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को हमने इसमें रखा है, तो लगभग आपके 60 प्लस जो है यहाँ पर मार्क्स आप ला सकते हैं उसमें, ठीक, पेपर 2 में। और आप देखें टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा होनी है, ध्यान रखेंगे सभी बातों को। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन खंड खा, इसके अंतर्गत कैसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न होगा तो बड़े ही आसानी से ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट से बताने का प्रयास करें, बिल्कुल सभी लोग करें। जो है ऑप्शंस जो है फटाफट देखिए फटाफट से। ए ऑप्शन दिया है 5 नवंबर, बी दिया है 5 जनवरी, सी दिया है 5 जून और डी दिया है 5 सितंबर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, बिल्कुल सभी को पता है, सभी का करेक्ट आंसर आ रहे हैं लगातार। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चले ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। क्या, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, बताने का प्रयास करें फटाफट से। ए ऑप्शन दिया है जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दशाओं का कुल योग। ऑप्शन बी में दिया है एक सुंदर परिदृश्य। ऑप्शन सी में दिया है वन आवरण और ऑप्शन डी में दिया है औद्योगिक उत्पादन। क्या करेक्ट आंसर होगा, पर्यावरण से क्या मतलब होता है। जी बिल्कुल, आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। जीवधारियों के पर्यावरण से क्या मतलब होता है, जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दशाओं के कुल योग को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और उसी इसका मतलब पर्यावरण होता है, जो हमने बताया। इसी ये पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पर्यावरण के बारे में बताता है, पर्यावरण के संदर्भ में बातें सही बताता है। तो जीवधारियों के जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त दशाओं के कुल योग को हम पर्यावरण कहते हैं। यही पर्यावरण की परिभाषा होती है विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि पर्यावरण शब्द निम्न में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है।
पर्यावरण शब्द निम्न में से, यानी 4 ऑप्शन दिए गए, इन निम्न में से, इन चारों ऑप्शनों में से किस शब्द की मूल अभिव्यक्ति करता है। ठीक, ऑप्शन ए में दिया है समस्त पारिस्थितिकी का, बी दिया है जैविक तत्व का, सी दिया है भौतिक परिवेश का और डी दिया है भौगोलिक स्थिति का। ध्यान रखेंगे पर्यावरण शब्द जो है यह समस्त पारिस्थितिकी का क्या करता है कि मूल अभिव्यक्ति करता है, मतलब बताता है। अगर आपको पारिस्थितिकी समझना तो आपको पर्यावरण भी जानना पड़ेगा। तो पर्यावरण शब्द पूरा का पूरा क्या है, मूल रूप से अभिव्यक्ति करता है किसकी, समस्त पारिस्थितिकी की। ध्यान रखेंगे पारिस्थितिकी के अंतर्गत आपको पता होगा जो है तत्व आते हैं, जैविक तत्व, भौतिक तत्व और आपके एक प्रकार से अजैविक तत्व इत्यादि आते रहते हैं। तो पारिस्थितिकी वगैरह के अंतर्गत सारे मुद्दे आते हैं, हमने आपको समझाया भी है एक वीडियो के अंतर्गत, उसको देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो है उसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको विस्तार से समझाया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में हमने उसमें लगभग जो है 40 से 45 प्रश्न को समझाया है। 40-45 मिनट की वीडियो होगी आपको, तो उस वीडियो को देख लेंगे, वहाँ पर हमने सारे मुद्दों को वहाँ पर समझने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते, ध्यान रखिए जिनकी परीक्षा लिखित होनी है वह भी चिंता ना करें, उनके लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आप फैक्चुअल जानकारी ले सकते हैं और अपने माइंड से कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं, अपनी बुक से पढ़ेंगे। और तमाम प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर और भी उपलब्ध हैं, लिखित वालों के लिए भी मॉडल पेपर उपलब्ध है, उसको जो है देख लीजिएगा। ठीक, चले, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण में क्या दिया है, पर्यावरण में निम्न में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं। पर्यावरण में निम्न में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं। ऑप्शन ए में दिया है भौतिक तत्व, ऑप्शन बी में दिया है जैविक तत्व, ऑप्शन सी में दिया है सांस्कृतिक तत्व और ऑप्शन डी में दिया है उपर्युक्त सभी। क्या करेक्ट आंसर होगा, बताने का प्रयास करें फटाफट सभी लोग। तो पर्यावरण में निम्न में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं, तो पर्यावरण में मेरे प्यारे दोस्तों हमने आपको बताया भौतिक तत्व, जैविक तत्व और सांस्कृतिक तत्व, सभी तत्व विद्यमान हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के आ रहे हैं, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इकोनॉमिक्स की हाँ रात में 9 बजे चलाएंगे, ओके, ध्यान रखेंगे, कोशिश यही रहेगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी, लेकिन मैं उसको देखूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तथ्य सत्य है, बताने का प्रयास करें। ऑप्शन ए में दिया है पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है, ऑप्शन बी में दिया है पर्यावरण जैव तत्वों का क्या है, समूह है। पर्यावरण अजैव तत्वों का समूह है ऑप्शन है, दूसरा है जैव तत्वों का समूह है पर्यावरण, सी ऑप्शन है पर्यावरण विविध भौतिक अभौतिक तत्वों का समूह है। ऑप्शन डी में यदि उपयुक्त में से कोई नहीं तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। पर्यावरण जो होता है विविध प्रकार के भौतिक तत्व और विविध प्रकार के अभौतिक तत्व सभी का क्या होता है, एक प्रकार से समूह होता है। ठीक, जिसमें अजैविक और जैविक सभी तत्व आ जाते हैं। ठीक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर इसी ऑप्शन में से आपको ये दोनों दिया होता तो वह भी करेक्ट होता। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है आपका पर्यावरण में रह करके पर्यावरण में रहकर ही कोई जीवधारी अपना जीवन यापन करता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया है जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। सी ऑप्शन दिया है पर्यावरण में जीवों का परस्पर साहचर्य आवश्यक नहीं होता है। डी ऑप्शन दिया है जैविक तथा अजैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि पर्यावरण के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वालों जब भी आप प्रश्नों को सॉल्व करते रहे तो उसमें एक बात का विशेषकर आपको ध्यान रखना होता है कि वहाँ पर नहीं शब्द आपको जरूर पकड़ना है। ठीक, पूछ रहा कौन नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों पर्यावरण में रह करके कोई भी जीवधारी अपना जीवन यापन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑप्शन ही सही ठीक लग रहा है इसको, पर्यावरण के संदर्भ में बात यह सही कह रहा है। दूसरा, जीवों के चारों ओर वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं, बिल्कुल आपके चारों ओर जो घेरा हुआ वायुमंडल या फिर घेरा हुआ जो वातावरण है ये क्या है, ये भी पर्यावरण है। तो कहना पे आपका बी ऑप्शन भी ठीक लग रहा है पर्यावरण के संदर्भ में। सी ऑप्शन दिया पर्यावरण में जीवों का परस्पर साहचर्य आवश्यक नहीं है, बिल्कुल आवश्यक होता है। अगर जो है मनुष्य को और प्रकृति से अगर तालमेल नहीं बैठाएगा मनुष्य, तो मनुष्य का प्रकृति निरसन कर देगी। प्रकृति क्या कर देगी, इलिमिनेशन कर देगी। इलिमिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, निरसन, मतलब प्रकृति के अनुकूल अगर आप नहीं रहेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। आपको पता होगा शायद आपने इंटर में आपने पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लैमार्कवाद आपने पढ़ा होगा और डार्विनवाद। वहां पर क्या था, यही थ्योरी तो थी प्रकृतिवाद में कि आखिरकार जैसे दो जिराफ हुआ करते थे, एक लंबे कद वाले जिराफ और एक छोटे कद वाले जिराफ।
हुआ क्या, धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता गया प्रकृति में। तो जो लंबे गर्दन वाले जिराफ थे वह मेरे प्यारे दोस्तों प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन कर ले गए, लेकिन डार्विन ने कहा यही बात। और जो है छोटे कद वाले जिराफ थे भैंस गाय की तरह, वो जिराफ प्रकृति के साथ अपना जो है परिवर्तन नहीं कर पाए, इसलिए जो गाय भैंस की तरह जो जिराफ हुआ करते थे, मतलब उनकी गर्दन लंबी नहीं थी, वह क्या हो गए, मर गए, यानी प्रकृति ने उनका एलिमिनेशन कर दिया। और जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वह जिंदा रह गए, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ क्या कर लिया, एलिमिनेशन कर लिया, मतलब प्रकृति के साथ परिवर्तित हो गए। क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसलिए जब भी समाज में कोई चेंज हो, समाज में कोई परिवर्तन हो रहा हो, तो परिवर्तन का विरोध ना करें। जो व्यक्ति परिवर्तन का विरोध करते हैं एक प्रकार से, उनको प्रकृति क्या कर देगी, एलिमिनेशन कर देगी। अब आप सोचे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, कई बहुत लोग कहते हैं कि वो रोड पे पढ़ते थे, उनके पास चिराग था, उन्होंने ये करके पढ़ा, वो करके पढ़ा। तो भैया उस जमाने में वही चीज़ें चलती थी, तो उन्होंने वो लेकर के पढ़ा। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप मोबाइल फ़ोन से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उससे उनसे कम पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। तो ऐसे में आज का कंपटीशन कितना हाई है, उस समय का कंपटीशन कुछ और था। तो ये मत जाइए कि फलाने वो इतना करके आगे बढ़ गया, ये वो आगे बढ़ गया, तो उस पर मत ध्यान दीजिए, आप अपने आप पर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं बस। ठीक, तो ये मुद्दा यहाँ पर है। तो ऐसे परिवर्तन आपको करना ही पड़ेगा, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे आपका व्यक्तित्व हो, या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा हो। तो यहाँ पर आपको पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर्य होता है। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है, जैसे शेर जो होता है वह दूसरे अन्य जानवरों पर निर्भर होता है, उनको खाता है। मनुष्य जो होता है अन्य जो है विविध वनस्पतियों पर और जो है जानवरों पर निर्भर होता है। जैसे हम गाय भैंस का दूध खाते हैं, तो हम गाय भैंस पर क्या है, निर्भर है। गाय भैंस को हम चारा खिलाते हैं, इस तरीके से गाय भैंस हम पर थोड़ा बहुत निर्भर है, पालतू वाली। बाकी तो बहुत सारी गाय इधर उधर आपको घूमते हुए मिल जाएंगी, वो क्या करती है, इधर उधर अपना खाती पीती रहती है, आप कुछ उनको दें या ना दें, वो खुद ही। तो वो आप मतलब कि वो अपने आप में सक्षम है, लेकिन जो मनुष्य है वो अपने आप में सक्षम नहीं है। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, मैं आपको बता दिया यहाँ पर ऑप्शन इसका सी जो होगा इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में सही ऑप्शन है, लेकिन यह गलत है। पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए में दिया पर्यावरण स्थिर रहता है, ऑप्शन बी में दिया पर्यावरण जैव जगत का निवास क्षेत्र है, ऑप्शन सी में दिया पर्यावरण में संसाधनों का अभाव मतलब अपार भंडार होता है, डी ऑप्शन दिया है पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर्य होता रहता है। बिल्कुल होता रहता है, हमने आपको पहले बताया कि पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहचर्य होता है। पर्यावरण में संसाधनों का अपार भंडार है, बिल्कुल भंडार है। आप कोयला निकालते हैं, आप सोना निकालते हैं, आप चांदी निकालते हैं, आप हीरा निकालते हैं, विभिन्न प्रकार के अभ्रक हो गया, जो है मैग्नीज हो गई, इसी प्रकार से निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जिंक हो गया, कापर हो गया, तमाम प्रकार की ऐसी धातुएं हैं जो कि प्राकृतिक संपदा ही हैं। तो वह अपार जो है बहुत बड़े मात्रा में जो है पेट्रोलियम वगैरह हो गया, खनिज लवण हो गए, ये सारे के सोडियम हो गया, आपका आयोडीन हो गया, तमाम प्रकार के तत्व हैं वह हम निकालते हैं, तो अपार भंडार ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। और बी ऑप्शन आप देखेंगे पर्यावरण जैव जगत का निवास क्षेत्र है, बिल्कुल जैव जगत का निवास क्षेत्र है। पर्यावरण एक ऐसा एक प्रकार से वातावरण होता है, ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग क्या होते हैं, निवास करते हैं, विभिन्न वनस्पतियाँ निवास करती हैं, विभिन्न जंतु लोग निवास करते हैं, विभिन्न जीव निवास करते हैं, और परस्पर एक दूसरे में सहचर्य बना हुआ होता है, इसलिए वह क्या होता है, आसानी से चलता रहता है। ठीक, और जब यही मानव पर्यावरण में कोई परिवर्तन मतलब पर्यावरण में हस्तक्षेप करता है, प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप करता है, तो प्रकृति भी मानव के जीवन शैली में हस्तक्षेप करती है। आप कोरोना महामारी आज देख रहे हैं, ये क्या है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ का नतीजा है। तो यहाँ पर पर्यावरण जो है, यहाँ पर क्या पूछा गया, पर्यावरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भैया पर्यावरण स्थिर नहीं रहता है, पर्यावरण बदलता रहता है। ऑप्शन इसका जो ए है वही करेक्ट है इस क्वेश्चन के प्रवेश में, लेकिन यहाँ पर आपको असत्य पूछा गया है। तो असत्य यही है कि पर्यावरण जो होता है स्थिर नहीं रहता। पर्यावरण क्या है, यहाँ पर स्थिर नहीं रहता है, पर्यावरण में बदलाव होता रहे। हमने आपको बताया परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्रकृति ही पर्यावरण का क्या है, द्योतक है, प्रकृति के द्वारा ही पर्यावरण का संचालन होता है। तो कहीं ना कहीं जब प्रकृति में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण कैसे स्थिर हो सकता है, पर्यावरण अस्थिर होता है। अगर आपको ऑप्शन में मिलता कि पर्यावरण अस्थिर है तो वो करेक्ट आंसर होता। समझ में आ रही बातें, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सभी लोग बताने का प्रयास करें मेरी बातें समझ में आ रही हैं। आपको सेशन कैसा लग रहा है, सेशन अटेंड करके मज़ा आ रहा है? बिल्कुल फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं, जितने लोग पुराने हैं, जिसने अभी लाइक नहीं किया, सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलें आगे बढ़ते हैं, और अगर आपके चलें आगे देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु,
पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, बताने का प्रयास करिए। पर्यावरण की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है भैया? ए ऑप्शन दिया है राजनीतिक संरक्षण, बी दिया है जल संरक्षण, सी दिया है मृदा संरक्षण और डी दिया है वन संरक्षण। तो जल, वन और मृदा ये सब क्या है? पर्यावरण की एक प्रकार से विषय वस्तु के अंतर्गत आती है, लेकिन जो राजनीतिक संरक्षण होता है या राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति क्या है? एकल अनुशासनिक है या फिर संकुचित है? बी ऑप्शन। सी ऑप्शन दिया है द्वि अनुशासनिक है या फिर डी ऑप्शन दिया है बहु अनुशासनिक है। तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? ऑप्शन इसका डी बहु अनुशासनिक है। हाँ सही कह रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे दोस्त। चलें आगे बढ़ते हैं। हाँ जल्दी उसकी सोशियोलॉजी और इसके थर्ड पेपर की क्लास जल्दी लेने का प्रयास करेंगे। ओके ध्यान रखेंगे। अगला आपके सामने है, शब्द जैवमंडल का प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां जीवन होता है। शब्द जैवमंडल का प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र से किया जाता है या उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां जीवन होता है। शैलमंडल सतह पर, ऑप्शन ए। बी दिया जलमंडल में या फिर सी दिया शैलमंडल में, जलमंडल में या शैलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल में। तो शब्द जैवमंडल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां पर जीवन होता है, शैल मंडल की सतह पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सबसे महत्वपूर्ण जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कौन सी है? आयनमंडल। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सी भारी धातु जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? बताने का प्रयास करिए। ऑप्शन क्रोमियम, बी दिया है सिलिकॉन, सी दिया है मैग्नीशियम और डी दिया है बोरान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका भारी धातु जो जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है वह है क्रोमियम। कौन है? क्रोमियम। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? चले बताने का प्रयास करिए। सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है फाइटोप्लैंक्टन, बी दिया है जू पैलेंटकन और सी दिया आपका नेक्टन और डी दिया है बेंथम। तो क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा जू प्लैंकटन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ये प्लैंकटन क्या होते हैं? मछलियों के भोजन होते हैं। ध्यान रखेंगे, प्लैंकटन क्या होते हैं? मछलियों के भोजन होते हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में और प्लैंकटन कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं, वह इनके जीवन काल का सबसे अच्छा जो है पर्यावरण माना जाता है। जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं समुद्र में मिलती हैं वहाँ पर प्लैंकटन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और वहीं पर मछलियाँ भी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आपने सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में इस बात को पढ़ा होगा। ठीक। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में होता है? ऑप्शन ए में दिया सितंबर तथा जनवरी में, ऑप्शन बी दिया अक्टूबर तथा नवंबर में, ऑप्शन सी दिया सितंबर तथा अक्टूबर में और ऑप्शन डी दिया अगस्त तथा सितंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अगस्त तथा अक्टूबर में। ऑप्शन इसका क्या होगा? सितंबर तथा अक्टूबर में, सितंबर तथा अक्टूबर में। ओके, अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश जो है माना जाता है। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? नाइट्रोजन से होता है। ऑप्शन इसका बी ए करेक्ट है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है मेरे प्यारे दोस्तों? नाइट्रोजन से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? नाइट्रोजन से। अगर बात की जाए तो उसके बाद में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैसे प्रदूषण आपका जो है CO से होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ओके, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, CO से। इसको ध्यान रखेंगे, आपका CO से करेक्ट होगा। ओके, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? CO से होता है। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि किस प्रकार का प्रदूषण होता है। प्रदूषण भी कई प्रकार के आपके होते हैं, जैसे तमाम प्रकार के प्रदूषण होते हैं। कुछ नाइट्रोजन के कारण से भी प्रदूषण होते हैं, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड के कैसे आप देखते होंगे कि वायु प्रदूषण जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है आपका वो CO गैस होती है। और आप देखेंगे जो है तमाम प्रकार के जो है CFC एक गैस होती है जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती है। तो उससे क्या होता है, मतलब कि जो फ्रिज वगैरह आप लगाते हैं, फ्रिज और उसके बाद में AC वगैरह लगाते हैं, एयर कंडीशनर, वहाँ से क्या निकलती है? वो CFC निकलती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसमें भी बहुत मात्रा में का जो है एक प्रकार से प्रदूषण फैलता है। तो नाइट्रोजन भी है, लेकिन यहाँ पर CO आप ज़्यादा, अगर CO ऑप्शन में दिया तो ये लगाने का प्रयास करेंगे। ओके, CO चले, ये ऑप्शन है
सी वो सही ऑप्शन है। ओके, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो कहाँ पर होती है? ए दिया है चीन, बी दिया है जापान, सी दिया है नॉर्वे और डी दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो इनमें से किस क्षेत्र में, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो जापान में होती है। भारत में पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर अम्लीय वर्षा होती है? तो मथुरा के साइड में होती है। ठीक, अगला प्रश्न आपका, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? ऑप्शन ए में दिया है बेंजीन, बी में दिया है मैग्नीज, सी दिया है पीबीसी और डी दिया है एस्बेस्टस। तो रक्त कैंसर जो होता है आपका और जो है वह मैग्नीज से होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अखबार। अखबार में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो अखबार में कौन सा विषैला तत्व? लेड पाया जाता है, लेड, पीबी। कौन सा तत्व पाया जाता है? पीबी पाया जाता है, पीबी यानी लेड पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो जो है घर में अगर हानिकारक विकिरण यानी सबसे ज़्यादा आता है तो किससे आता है? हीटर से। किससे आता है? हीटर से। हीटर समझते हैं, जिस पर खाना वगैरह पकाया जाता है, ठंडियों में लोग चलाते हैं। तो हीटर से क्या होता है? सबसे ज़्यादा विकिरण, हानिकारक विकिरण हीटर से उत्पन्न होती हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि वायु के विश्वसनीय संकेतक हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक कौन से हैं? ए ऑप्शन दिया हरित शैवाल तथा जलीय जो है क्या लीवर्ट्स, और उसके बाद बी दिया फर तथा साइकस, और सी दिया है आपका लाइकन तथा मॉस, डी दिया है नीम तथा आम। तो वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक आपके लाइकन तथा मॉस हैं। कौन है? लाइकन तथा मॉस, ये पौधे हैं। ठीक, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि जल जनित बीमारी है। जल जनित बीमारी मतलब जल के द्वारा होने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है? तो जल जनित बीमारी कौन सी है? पीलिया है। कौन है जल जनित बीमारी? पीलिया। ओके, ध्यान रखेंगे। जल जनित बीमारी कौन सी है भैया? पीलिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। फटाफट से बताने का प्रयास करें, वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है जल का पीएच मान बढ़ा देती है, ये ऑप्शन। बी ऑप्शन है जल का पीएच मान घटा देती है, या सी ऑप्शन दिया है जल का पीएच मान प्रभावित नहीं होता है अम्लीय वर्षा से, या डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अम्ल वर्षा जो होती है जल का पीएच मान क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ध्यान रखेंगे, जल का पीएच मान क्या करती है? बढ़ा देती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, औद्योगिक एफ्लुएंट्स में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो औद्योगिक एफ्लुएंट्स में जो पाया जाता है आपका, ए दिया है विषाक्त पदार्थ है और बी दिया है गंदे पदार्थ, सभी पाए जाते हैं। हाँ, विषाक्त पदार्थ भी हैं, गंदे पदार्थ भी पाए जाते हैं, हैवी मेटल्स ये भी पाए जाते हैं, जो बड़े मतलब भारी तत्व होते हैं वह भी पाए जाते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं। बहुत बहुत एक प्रकार से आपको बधाई हो कि आप करेक्ट आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बहुत प्रकार की। क्या बहुत प्रकार की फेफड़ों की बीमारियों का कारण क्या होता है? तो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं फेफड़ों से संबंधित, उनका कारण क्या होता है? सबसे सिंपल महत्वपूर्ण बातें हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट आपका प्रश्न की ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की अधिकतम सामर्थ्य किसमें होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दिया है CFC12 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12, और सी दिया आपका CH4 यानी मीथेन, और डी दिया H2 यानी जल। तो ग्लोबल वार्मिंग जिसको यानी कि हिंदी में अगर बात करें ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापन कहा जाता है, तो अधिकतम सामर्थ्य किस गैस में होती है? तो CFC12 में होती है। ठीक, ध्यान रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो रेफ्रिजरेटर से निकलती है, फ्रिज से निकलती है, AC से निकलती है, एयर कंडीशनर से, इन सभी से निकलती है। कौन? ये। ठीक, क्या करती है? वातावरण को गर्म कर देती है। इससे क्या होता है? जब वातावरण गर्म हो जाता है, वैश्विक तापन क्या होता है? क्या होता है कि जब जो है वातावरण गर्म हो गया, इन हवाओं के माध्यम से वातावरण की हवाएं गर्म हो गई। जब वातावरण की हवाएं गर्म होंगी तो गर्म वातावरण से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? हवाएं जब गर्म हो जाएंगी तो हर गर्म हवाएं हल्की होती हैं। ध्यान रखिए, गर्म हवाएं हल्की होती हैं, और जब यह गर्म हवाएं हल्की होती है तो इसीलिए यह क्या होती है? ऊपर की उड़ने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा गाँव वगैरह में ठंडी में, आपने कभी ठंडी में अगर आपने तपता जलाया हो तो आपने देखा होगा वहाँ पर अलाव के पास में क्या होता है, जब अलाव जलता है तो वहाँ पर जो धुआं होता है वह गर्म होता है। तो गर्म धुआं क्या होता है? वह ऊपर की ओर उठने का प्रयास करता है। आप ध्यान से अगर उसी धुएं में अपना हाथ ऊपर लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? थोड़ा जल मतलब जल की थोड़ी थोड़ी बूंदें मिलेंगी। तो गर्म हवाएं क्या होती हैं
क्या होती हैं, हल्की होती हैं। हल्की होने के कारण ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, और जब यही हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, ऊपर उठने के बाद में होता क्या है, ऊपर जाती है, ऊपर का माहौल कुछ ठंडा है। जैसे अगर ऊपर का माहौल ठंडा ना होता तो आप हिमालय वगैरह या फिर जितनी भी ऊंची चोटियां हैं उन पर बर्फ आप नहीं देखते होंगे। तो हिम रेखा है, और जब ये हवाएं हिम रेखा से क्रॉस कर जाती है, ऊपर जाती हैं, तो वहाँ पर ठंडा वातावरण मिलता है। और जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं तो क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का नाम है संघनन। और संघनन की प्रक्रिया होने के बाद में क्या होता है, संघनन की प्रक्रिया हो जाती है, उससे बादल के निर्माण हो जाते हैं। जल की छोटी छोटी बूंदों का निर्माण होता है, और वह एक प्रकार से बादल बन जाती हैं। और बादल बनने के बाद में होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बादल बनने के बाद में होता क्या है, तो जब क्या होता है, जब बादल, जो मेरे प्यारे दोस्त हमने बताया, जब वहाँ पर बादल बन जाते हैं तो बादल से क्या होती है, जब हवाएं किसी दिशा में चलती है तो वही बादल जो है हवाओं के साथ साथ बहना प्रारंभ कर देते हैं। और जब वो बहना प्रारंभ कर देते हैं वही बादल, और अलग तरीके से, और मतलब कि वायु की बूंदों को संगठन, मतलब कि जो ठंडी एरिया है वहाँ से एक प्रकार से जल का रूप धारण करने लगते हैं। तो होता क्या है, वह ऐसी स्थान पर जाते जहाँ पृथ्वी जो है हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग से खींचती है। और जब यह खींचती है तो उस बादल में जब इतना पानी भर जाता है कि उस रेंज में पृथ्वी उसको खींच सकती है, तो वहां से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण से क्या होता है, जल की बूंदें उन बादल से निकल जाती हैं और वहीं पर बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। ध्यान रखेंगे ये बात। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, इससे क्या होता है, वातावरण की जो गर्म हवाएं होती है, इससे जब गर्म हवाओं के माध्यम से वातावरण गर्म हो जाता है, तो वातावरण गर्म होने से पर्वतों पर जमे हुए जो बर्फ है बड़े बड़े, उस बर्फ पर जब हवाएं टकराती हैं तो बर्फ से हवा, जो बर्फ जमे होते हैं पर्वतों पर, वह क्या होते हैं, पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। और जब वह बर्फ पिघलना प्रारंभ कर देते हैं तो उन्हीं से नदियों में पानी आने लगता है। और इसी प्रकार से बर्फ की पिघलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक तापमान, यानी कि तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, द्वीप वगैरह डूब रहे हैं, जो जल के समीप हैं, जो समुद्र के किनारे नगर बसे हुए हैं, डूब रहे हैं। यही होती है ग्लोबल वार्मिंग, यही होता है आपका वैश्विक तापन। सारी बातें समझ में आ रही हैं, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था, तो ये जो है किस, मतलब क्यों शुरू किया गया था, तो यह वृक्षों के संरक्षण हेतु शुरू किया गया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। और चिपको आंदोलन में होता यह था मेरे प्यारे दोस्त कि लोग क्या करते थे, जब कोई पेड़ काटने कोई व्यक्ति आता था तो लोग क्या करते थे, सुंदरलाल बहुगुणा की अध्यक्षता में, मतलब कि उनके द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन। और ये जाते थे, लोग क्या करते थे, पेड़ में ऐसे चिपक जाते थे पकड़ करके उसको, तो अपनी दोनों भुजाओं से, यानी दोनों हाथों से पेड़ को पकड़ लेते थे, और पकड़ने के बाद में पेड़ में चिपक जाते थे। और कहते थे, जब लोग काटने आते थे आरी वगैरह लेकर के आरा से, तो कहते थे पहले मुझे काटो, उसके अंदर पेड़ को काटना पड़ेगा। तो ये था चिपको आंदोलन, पेड़ में चिपक जाते थे पकड़ के। किसने, सुंदरलाल बहुगुणा ने यह प्रारंभ करवाया था। ठीक, कौन चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है, पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक है। ऑप्शन ए में दिया ताप, बी में दिया जल, सी में दिया वायु, और डी में दिया पौधे। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे जैविक घटक कौन सा है, आपका जो है डी ऑप्शन पौधे। ठीक, ध्यान रखें, जल, ताप, ये सब कैसे है, ये भौतिक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे आपके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव है सुनामी लाना, सुनामी और वर्षा, या फिर भारी वर्षा केवल, या वैश्विक ताप में वृद्धि। और ग्रीन हाउस प्रभाव आप समझते होंगे, तो वही ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उसी को हम वैश्विक तापन के नाम, मतलब जब वैश्विक तापन होता है यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव वही होता है आपका। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन होने का क्या कारण है, यूट्रोफिकेशन होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए में दिया वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी में दिया जल में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा, या सी में दिया वनों का कटाव, डी में दिया है कीटनाशकों का कृषि में अधिक प्रयोग। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर है जल में पोषक तत्वों की अधिक मात्रा जो है ये यूट्रोफिकेशन का कारण है एक प्रकार से। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सारी बातें समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, क्या मेरी बातें आप तक पहुंच रही हैं, सारी बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि जेट विमानों के द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण है, जेट विमानों के द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण है। ऑप्शन ए में दिया है एरोसोल, बी दिया है स्मोक, सी दिया है स्मोग, और डी दिया कोहरा। तो जेट विमानों के द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण को हम, प्रदूषण कौन सा है, एरोसोल। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि प्रदूषित जल के लक्षण हैं। प्रदूषित जल के लक्षण कौन कौन से हैं। पहला है आपका सतह पर कोई वाह्य पदार्थ ना हो,
ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया दुर्गंध, गंदा स्वाद, तेल एवं ग्रीस पानी की सतह पर, सी ऑप्शन दिया भौतिक रूप से कोई परिवर्तन ना हो, डी दिया कम घनत्व। तो जो जल प्रदूषण के लक्षण है आपका, दुर्गंध आने लगती है जल से, गंदा स्वाद हो जाता है जल का, तेल जैसे एक प्रकार से या ग्रीस जैसे पानी की सतह पर एक प्रकार से ठहर जाए अगर, तो एक प्रकार से वही इसी को हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण की समस्या कहते हैं, उसी को जल प्रदूषण कहते हैं, या उसी के लक्षण है दिखाई पड़ने लगते हैं। सारी बातें समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जून 1922 ईस्वी में ब्राज़ील में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का क्या नाम था? जून 1992 जून 1992 में ब्राज़ील में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम है, ऑप्शन ए में दिया अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन, ऑप्शन बी में दिया पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ऑप्शन बी सी में दिया आपका पृथ्वी वैज्ञानिकों का विश्व सम्मेलन, ऑप्शन डी में दिया है एनओटी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसका। बी में क्या दिया है आपका, बी में दिया है कि पर्यावरण, क्या दिया है, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ग्रीन हाउस प्रभाव किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए ऑप्शन दिया है रॉबर्ट एंगस स्मिथ 1872 ईस्वी में, बी दिया है बीएस पायलट ने, या सी दिया है जे फ्रूयर ने 1827 में, या फिर डी दिया है चुबाची ने। तो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका जे फूरियर ने 1827 ईस्वी में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए एक प्रकार से जो है प्रतिपादन किया था। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है प्रतिपादन किया गया था, ठीक, इसके द्वारा किया गया था। तो जे फूरियर ने किया था इसको, ठीक, क्या ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, उसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, जीवमंडल की संरचनात्मक व एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ये ऑप्शन दिया है परितंत्र, बी दिया है मानवीय पारिस्थितिकी, सी दिया है जैव चक्र और डी दिया है रासायनिक चक्र। तो जीवमंडल की परिभाषा देते हुए बहुत सारे विद्वानों ने बताया कि जो रचनात्मक मतलब कि परितंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई ही जीवमंडल कहलाती है, या बातें बताई है। तो परितंत्र जो होता है ये आपका ऑप्शन ए में दिया है, यही करेक्ट आंसर होगा। तो परितंत्र यानी जीवमंडल की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कौन सी है? परितंत्र होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अम्लीय वर्षा में होता है। अम्लीय वर्षा में क्या क्या होता है? ए ऑप्शन दिया HNO3, बी दिया HNO3 कामा HCl, सी दिया और कामा H2SO4, बी दिया है आपका H3PO4, सी दिया है CH3COOH, या फिर डी दिया है HCOH। क्या करेक्ट आंसर होगा आपका? HNO3 होता है, ठीक, HNO3 होता है आपका नाइट्रस ऑक्साइड है लगभग, या सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड बोल रहा हूँ मैं, ये एक प्रकार से दूसरा कोई तत्व, इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझको, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को कहते हैं, इसको कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 को हम क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यानी हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको आप बोल सकते हैं, या हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं, ठीक। तो ये जो है अम्लीय वर्षा के उत्तरदायी हैं, ये तीन के तीनों तत्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव निर्मित, क्या दिया है? मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए में दिया है वन परितंत्र, ऑप्शन बी में दिया है फसल परितंत्र, ऑप्शन सी में दिया है घास स्थल परितंत्र, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, फसल परितंत्र। मतलब फसल परितंत्र जो होता है या मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, मानव के द्वारा फसल बोया जाता है, ठीक। वन वगैरह तो ऐसे लग जाते हैं, घास वास वैसे जम जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, औद्योगिकरण। क्या औद्योगिकरण में वृद्धि मानव को किस प्रकार प्रभावित करता है? ये ऑप्शन दिया पर्यावरण को प्रदूषित करके, बिल्कुल पर्यावरण को प्रदूषित ही करता है, ऑप्शन इसका एक ही करेक्ट होगा। औद्योगिकरण से क्या होता है? वृद्धि करने से मानव किस प्रकार से प्रभावित होता है? पर्यावरण में क्या होता है? प्रदूषण बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है पर्यावरण मित्र उत्पादों। पर्यावरण मित्र उत्पादों को दिया जाता है। ए ऑप्शन दिया इको मार्क, बी ऑप्शन दिया ISO 14000 प्रमाणीकरण, सी दिया ए और बी दोनों, और डी दिया हरा निशान। तो पर्यावरण मित्र उत्पादकों को, जो पर्यावरण के मित्र उत्पाद होते हैं, जैसे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जिन चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, बनाया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इको मार्क के द्वारा जो है लगा होता है, होलो मार्क, इको मार्क। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में किया गया था, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है।
सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी को वीडियो सेशन मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे सदा होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे सदा होते हैं। ऑप्शन ए में दिया उपभोक्ता, बी में दिया अपघटनकर्ता, सी में दिया है उत्पादक और डी में दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे सदा कैसे होते हैं? उत्पादक होते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिक तंत्र बनता है। पारिस्थितिक तंत्र बनता है निम्न में से किसके द्वारा बनता है? पौधों के द्वारा भी बनता है, जंतुओं के द्वारा भी बनता है, भौतिक पर्यावरण के भी द्वारा बनता है, यानी कि डी ऑप्शन उपर्युक्त सभी के द्वारा बनता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि वायुमंडल क्या दिया है। अगला प्रश्न बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करें कि वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण का बना होता है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से क्या होता है? बना होता है। एक मिनट, वायुमंडल कई प्रकार के गैसों के द्वारा क्या होता है? बना हुआ होता है। पृथ्वी के समीप वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पूछ रहा है? ये ऑप्शन दिया नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन, यही होता है, सभी को पता होगा आपका नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। आप नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है, वहीं ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21% के समथिंग पाया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है अर्थ प्लस 5 नामक पर्यावरण सम्मेलन निम्न में से कहाँ पर संपन्न हुआ था? कहाँ पर संपन्न हुआ था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। कौन? अर्थ प्लस 5 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कहाँ पर आयोजित हुआ था, कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो न्यूयॉर्क में, अमेरिका की राष्ट्र जो है एक प्रकार से राजधानी में। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के प्रमुख प्रकारों में जो नहीं है वह है इनमें से। पहली तो सतत स्थिरता बिल्कुल होती है। बी ऑप्शन है चक्रीय स्थिरता, यह भी ठीक है। डी ऑप्शन दिया लोचपूर्ण स्थिरता, यह भी ठीक है। पूर्ण अस्थिरता, ऑप्शन इसका यही गलत होगा, सी ऑप्शन। ठीक, ये असत्य है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के प्रमुख प्रकारों में जो नहीं है वह इनमें से कौन है? पूर्ण अस्थिरता। नेक्स्ट प्रश्न आपके है, पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता यानी संकट के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पहला ए ऑप्शन दिया जनसंख्या विस्फोट, बी ऑप्शन दिया शिक्षा एवं अज्ञानता, सी दिया निर्धनता और डी दिया उपर्युक्त सभी। हमने क्या बताया था? कारण वगैरह पूछे, परिणाम पूछे, ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रकार पूछा गया, यह भी डी होगा आपका। प्रदूषण के प्रकार, प्रमुख प्रकार कौन कौन से? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सब हो, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, ओजोन परत के क्षरण का संबंध जिस प्रदूषण से है वह है। ओजोन परत के क्षरण का संबंध जिस प्रदूषण से है वह प्रदूषण कौन सा है? तो वायु प्रदूषण के द्वारा ओजोन परत का क्या होता है? क्षरण होता है, यानी ओजोन परत जो है उसमें क्या होता है? छेद हो चुका है। ठीक, लगभग अंटार्कटिका के ऊपर छेद हुआ है और ऑस्ट्रेलिया देश के बराबर लगभग छेद हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जो जल प्रदूषण का नहीं है, निम्न में से जो जल प्रदूषण का कारण नहीं है, कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? नगरीय वायु स्राव बिल्कुल है, कृषि क्षेत्रों से वायु स्राव यह भी है, सीधे धरातलीय परिवहन, इससे कारण से जल प्रदूषण कारण ये नहीं है, धरातलीय परिवहन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, निम्न में से जो प्रदूषक गैस नहीं है वह कौन सी है? तो निम्न में से जो प्रदूषक गैस नहीं है वह कौन सी है? हमने वहाँ पर आपको बता भी दिया था कि नाइट्रोजन, वहाँ पर गलती से हमने लगा दिया था, आपको ऑप्शन मार दिया था हमने, जो तुरंत बता दिया था कि हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड सब नंबर 1 पर है। ध्यान रखेंगे, निम्न में से जो प्रदूषक गैस नहीं, कौन सी गैस नहीं? प्रदूषक गैस नाइट्रोजन जो है वह प्रदूषक गैस नहीं है। ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन से अगर जो है प्रदूषण होता तो 78% जो गैस आपकी थी, 78% गैस वातावरण में नाइट्रोजन पाई थी, कितना प्रदूषण रहता? बहुत प्रदूषण रहता। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में आपका जो है क्या करता है? प्रदूषण फैलाता है। दूसरे नंबर पर आपका क्या है? जो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का जैविक तत्व है, प्राकृतिक पर्यावरण का जैविक तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है जलवायु, बी में दिया है मिट्टियाँ, सी में दिया प्राकृतिक वनस्पति, डी में दिया है भौम्याकार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भौगोलिक स्थिति, क्या भौगोलिक स्थिति पर्यावरण का किस प्रकार का तत्व है? भौगोलिक स्थिति पर्यावरण का किस प्रकार का तत्व है? ऑप्शन ए में दिया भौमिक तत्व, ऑप्शन बी में दिया है जैविक तत्व, ऑप्शन सी में दिया अमूर्त तत्व, ऑप्शन डी में दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों अमूर्त तत्व होता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। बिल्कुल सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारे प्रश्न आपके बचे हुए हैं, तो इनको देखने के लिए फटाफट से एक बार वीडियो
वीडियो को लाइक करके थोड़ा मोटिवेट करें ताकि मैं पढ़ा सकूं आपको अच्छे तरीके से। ओके, हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या होती है। निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक संख्या होती है, मतलब सर्वाधिक संख्या होती है, तो मृतपोषी की सबसे अधिक मात्रा में संख्या होती है। हाँ, मृतपोषी में ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? मृतपोषी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो भाग हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो भाग कौन कौन से हैं? पहला क्या है आपका जीवीय मतलब जैविक, और दूसरा क्या है अजैविक, यानी जीवीय अजीवीय। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ए करेक्ट होगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो भैया द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है इनमें से? बताने का प्रयास करें, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है इनमें से? निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? उपभोक्ता कौन है? आप देखते होंगे जो मेढक होता है, मेढक किसको खाता है? पहला देखिए, जो है मकड़ी होती है या फिर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको कौन खाता है? मेढक खाता है। और मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है। तो सांप क्या है यहाँ पर? द्वितीय श्रेणी का क्या उपभोक्ता है? ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। सांप जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। वहीं जो शेर है मेरे प्यारे दोस्तों, या सीधे मनुष्य को भी खा लेता है, और सीधे जो है या किसको खा लेता है, या सीधे किसको खाता है, तो ये द्वितीय श्रेणी का आप कह भी सकते हैं। वैसे इतना करेक्ट आंसर वो नहीं होगा। सांप जो है बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ या कीड़े मकोड़े को खाता है, तो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता यहाँ पर ये बोल सकते हैं इसको। ठीक, बकरी घास खाती है, घास किसी को नहीं खाती। हाथी एक प्रकार से आप देखते होंगे, तो हाथी का भी कोई दिक्कत उसमें नहीं, ना शेर है उतना। ठीक, ये क्या है? सांप इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम परितंत्र को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, एक्वेरियम कहते हैं। घरों में जो साज सज्जा की सामग्री हम रखे हुए होते हैं कृत्रिम परितंत्र, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वेरियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है। घास के मैदान में खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन सा होते हैं? शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी होते हैं, कि शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता? तो घास के मैदान में खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है वह मांसाहारी होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, तालाब एवं झील किस प्रकार के आवास होते हैं? तालाब और झील किस प्रकार के आवास होते हैं? तो जलीय आवास भैया, जलीय आवास। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही सहज प्रश्न होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, सभी लोगों को मज़ा आ रहा है वीडियो में? ठीक ठाक वीडियो लग रही है? सारी बातें समझ में आ रही हैं? अगला प्रश्न है, निम्न स्तर के जीवधारी जैसे कि बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ए ऑप्शन दिया उत्पादक, बी ऑप्शन दिया उपभोक्ता, सी ऑप्शन दिया अपघटक, और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक इत्यादि को हम अपघटक की श्रेणी में रखते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, अपघटक कहा जाता है उनको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका डीडीटी। डीडीटी जो होता है इसका टीका भी लगवाया जाता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, इसको बताने का प्रयास करें। डाईफ्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन या टाइटेनियम इसको कहा जाता है। तो डीडीटी को हम क्या कहते हैं? डाईफ्लोरो और ट्राइक्लोरोएथेन या ट्राइक्लोरो, मतलब इसको आप जो है टाइटेनियम बोल सकते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दैनिक जीवन। दैनिक जीवन मतलब होता है दिन का जीवन। दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली, यानी कि रोजमर्रा की वस्तुओं में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार की पॉलीथीन होती है? किस प्रकार की प्लास्टिक होती है जो आपकी पॉलीथीन होती है? पन्नी जिसको आप कहते हैं पॉलीथीन। ठीक, तो वो किस प्रकार की पॉलीथीन होती है? पॉलीथिलीन होती है। तो थर्मोप्लास्टिक की बनी होती है, थर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन सभी लोगों को करेक्ट आंसर आ रहे हैं। हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चले, अगला प्रश्न आपके सामने है, घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों। हाँ, सोशियोलॉजी की क्लास आपकी चलेगी भाई। सोशियोलॉजी के जो है वीडियो आपके सामने उपलब्ध हैं। पेपर 2 का जल्द ही लाएंगे और पेपर 3 का भी बता देंगे, मॉडल पेपर। चिंता मत करिए, आप लोग जल्द ही उसकी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एजुकेशन की भी आपके सामने आ जाएगी। अगला है, घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों से गैस के रिसाव पर जो दुर्गंध आती है वह पदार्थ कौन सा है? वह कौन है? एथिल मारकैप्टन का है। ठीक, किसका है? एथिल मारकैप्टन का है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा। एथिल मारकैप्टन का जो होता है वह रिझाव जब होता है गैस तो वो महकता हमको। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है,
यस यानी जो कि सल्फर का प्रतीक है, H2S यानी जो है हाइड्रोजन सल्फाइड, या फिर सी ऑप्शन है SF6, या फिर डी दिया है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। जो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक जो है गैस है वह कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, जो इसमें सल्फर मिश्रित जो है गैस के बारे में पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो आपका हुआ था 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। आपसे पूछा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। एजेंडा 21 क्या है? रियो सम्मेलन है। एजेंडा 21 क्या है? किससे संबंधित है? रियो सम्मेलन संबंधित है। ध्यान रखेंगे ये बातें, ओके, एग्जाम से पूछा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आ चुका है कि वायु क्या आ चुका है? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, 1981 में पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गैस, मतलब किस गैस का प्रतिशत 0.5 से अधिक नहीं है? तो किसका नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वह किससे अधिक नहीं है? 0.5 से अधिक नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किस विद्वान ने लगाया था? अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किस विद्वान ने लगाया था? फार्मन ने लगाया था। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन एक भूमि प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है? भूमि प्रदूषण के लिए कौन महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ए ऑप्शन दिया कीटों का प्रयोग, ये है। बी ऑप्शन दिया रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये नहीं, ये भी है। और डी दिया मृदा अपरदन, या नहीं होता है। सी दिया नगरीय अवशिष्ट का जमाव। निम्नलिखित में से जो भूमि प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है वह मृदा अपरदन। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन का यहाँ पर देखेंगे मृदा अपरदन से वायु की उर्वरक क्षमता तो कम होती है लेकिन मृदा प्रदूषण नहीं होता है। ध्यान रखेंगे बात, मृदा प्रदूषण और मृदा का उर्वरक क्षमता में कमी, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना? हमने आपको क्या बताया था? 78% है। आपसे ऑक्सीजन का पूछे कितना है? 21% है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? सूर्य प्रकाश के द्वारा। सूर्य प्रकाश के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को किसके द्वारा कम किया जाता है? तो भैया सूर्य प्रकाश के द्वारा भी कम किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा वृक्षों के द्वारा। वृक्षों के द्वारा। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सबसे पहले ये डी ऑप्शन मत लगाइएगा आप लोग, ये उतना अधिक मात्रा में आपका जो है कंफर्टेबल नहीं होगा। वृक्षों के द्वारा क्या किया जाता है? वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जाता है। ऑप्शन इसका क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी वैसे हम कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश उतना जो है लाभदायी नहीं होगा अगर आप वृक्ष अधिक मात्रा में लगाते हैं। आपने सुना होगा वृक्ष लगाओ पानी दो वातावरण बचेगा। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वृक्ष लगाने चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, ऐसी बात नहीं कि नहीं इंपॉर्टेंट होता, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो कौन करती है? WWF करती है। कौन करती है? WWF करती है। WWE की बात नहीं करें, WWF करती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा करती है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। क्या अवशोषण करते हैं? वह नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। किसका करते हैं? नाइट्रोजन का नहीं, वह किसका अवशोषण करते हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। और किसको निकालते हैं? तो वह ऑक्सीजन को जो है निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। पौधों में जो पत्तियां पाई जाती हैं उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक का एक तत्व पाया जाता है और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? पर्णहरित, जिसको हिंदी में कहा जाता है। इसके कारण से क्या होता है? पौधे अपने भोजन बनाने के लिए एक क्रिया करते हैं जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जो है ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम क्या होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से क्या हो जाता है? एक प्रकार से यहाँ पर जो है चर्म कैंसर होता है। ध्यान रखेंगे, चर्म कैंसर होता है। अगर आपको स्किन कैंसर यहाँ पर दिया होता तो ठीक होता, लेकिन मनुष्य में कैंसर दिया, ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। चमड़ा का जलना, ये आप सही कह सकते हैं। ठीक, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, चमड़े का जलना बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, कैंसर चूंकि कई प्रकार का होता है ना, इसलिए नहीं होगा।
तो स्किन कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत के क्षरण को रोकने से मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? ओजोन परत के क्षरण को, मतलब ओजोन परत जो फट रहा है उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, वह किस वर्ष हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों हुआ था वह 1987 में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। फटाफट से वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप मतलब में है? भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? कौन सा है? जलवायु संबंधी। जलवायु संबंधी। ओके, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता, मेधा पाटेकर। अगला है, पर्यावरण बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, या किसका कथन है? या कथन किसने कहा था? रॉस महोदय ने कहा था कि पर्यावरण एक बाह्य शक्ति होती है जो कि हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, हमारा पर्यावरण वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष से मिलकर के बना है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं? इसमें जैविक और अजैविक घटक होते हैं। तुलसीदास जी ने क्या कहा था? जल छित पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है। प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है, या किसने कहा था? A.G. टांसले महोदय ने कहा था। ऑप्शन इसका सी ए करेक्ट है। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला। अगला प्रश्न है, सभी लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? फटाफट बताने का प्रयास करें। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित देश मतलब क्षेत्र कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन दिया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में जो कि स्थित है। बी ऑप्शन दिया राणाजी तथा जिम कार्बेट यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में जो है। सी ऑप्शन दिया ए और बी दोनों में, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम और राणाजी और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में जो स्थित है, इन सभी में भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें भारत में हाथियों को संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, अगला है, गैंडों को संरक्षण देने के उद्देश्य से गैंडा संरक्षण परियोजना कब और कहां प्रारंभ हुई है? तो असम में प्रारंभ की गई थी 1987 में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रमुख गैंडा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताने का प्रयास करें। प्रमुख गैंडा संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? हाँ, सी होगा, बिल्कुल सी होगा। ऑप्शन इसका सी होगा आपका। ऑप्शन काजीरंगा राइनो अभ्यारण्य में भी जो है जोरहाट में जो स्थित है, यहाँ पर भी गैंडा को संरक्षित रखने के लिए बात कही जाती है। और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में? तो यहाँ पर क्या वनस्पति पाई जाती है? मैग्रो नामक वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर भारत चीन सीमा के समीप कौन सा अभियान चलाया गया? हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर भारत चीन सीमा के समीप कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन मृग चलाया गया था। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा कानून है? ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा कानून है? तो कानून इसके लिए कौन सा 1998 में आया था। 1998 का कानून है पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा जो है 6 के 1 धारा के अंतर्गत 1998 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की जो है धारा, ध्वनि प्रदूषण अगर आप करते हैं तो इस धारा के तहत आपको क्या होगी? सजा होगी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है कोयला, बी दिया विद्युत, सी दिया पेट्रोलियम और डी दिया उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन है? ये सभी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है क्या? गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में दिया है भूगर्भिक शक्ति, बी ऑप्शन दिया है ज्वारीय शक्ति, सी ऑप्शन दिया है बायो शक्ति और डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ये सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो जब भी स्रोत वगैरह के बारे में पूछे आपसे, अभी कुछ पूछे तो आसानी से आप डी लगाइएगा, उसमें तमाम सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक, स्रोत पूछे, कारण पूछे, परिणाम पूछे, लाभ पूछे, हानि पूछे। ठीक, अगला प्रश्न,
चक्रवात एवं आंधी तूफान किस तरह के प्रकोप होते हैं? चक्रवात एवं आंधी तूफान किस तरह के प्रकोप होते हैं? तो ये सब वायुमंडलीय प्रकोप होते हैं। कैसे प्रकोप हैं भैया? वायुमंडलीय प्रकोप होते हैं। चक्रवात हो गया, आंधी तूफान हो गया, ये सब कैसे हैं? वायुमंडलीय प्रकोप होते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। चलें इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग बताने का प्रयास करें। मेरी निगाहें आपके कमेंट सेक्शन पर ही हैं। चले बताने का प्रयास करें फटाफट से। जल संसाधन आवश्यक नहीं है। जल संसाधन आवश्यक नहीं है, बताने का प्रयास करें। ए ऑप्शन दिया पेयजल व सिंचाई, फटाफट से देखता हूं मैं। जल संसाधन आवश्यक नहीं है, पेयजल व सिंचाई। ए बी ऑप्शन दिया है विद्युत उत्पादन, सी ऑप्शन दिया है मछली पालन व परिवहन उद्योग उपयोग, या डी ऑप्शन दिया है तापीकरण रोकने में। बताने का प्रयास करें। जल संसाधन आवश्यक नहीं है, जल संसाधन आवश्यक नहीं है, तापीकरण रोकने में, तापीकरण रोकने में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। घरेलू वाहित मल, घरेलू वाहित मल कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि किस तरह के प्रदूषक माने जाते हैं? ए ऑप्शन दिया है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं, या अनिम्नीकरणीय प्रदूषक हैं, या फिर ए और बी दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। ये सारे कौन से हैं? जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों। चले, हाँ कहाँ गया? अगला जो है आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल में शामिल है? निम्न में से कौन जीवमंडल में शामिल है? ऑप्शन ए में दिया है जीव एवं जंतु, बी ऑप्शन दिया है पेड़ पौधे, सी ऑप्शन दिया है मानव, और डी ऑप्शन दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जीवमंडल में भैया कौन? जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, ये सभी शामिल होते हैं। जैविक अजैविक तमाम सारे घटक भी शामिल होते हैं। ऑप्शन इसका डी होगा, ये सभी शामिल होते हैं। आपसे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे कि बृहद वृक्षारोपण अभियान, बृहत वृक्षारोपण अभियान, चैट सेक्शन में बताने का प्रयास करें जिसको पता हो। बृहत वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया था? चले बताएं। संजय गांधी ने शुरू किया था, राजीव गांधी ने शुरू किया था, मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था? मनमोहन सिंह ने शुरू किया था 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में शुरू किया था मनमोहन सिंह ने। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चले अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलित करता है? निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलित करता है? ऑप्शन ए में दिया है जीव और जंतु, ऑप्शन बी में दिया है पेड़ पौधे। तो न तो जीव जंतु इतना जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलित कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन कर नहीं पाएंगे, ना पेड़ पौधे कर पाएंगे। करेगा कौन? मानव ही करेगा। तमाम सारे जो है आप देख रहे हैं आधुनिकीकरण का विकास हो रहा है, लगातार लोग आगे बढ़ रहे हैं, नई नई मशीनें लग रही हैं, हर क्षेत्र में मशीनें लग रही हैं। उसके धुएँ, चिमनियों के धुएँ, उसके मल, तमाम प्रकार के कचरे सब कहाँ पर होते हैं? सब प्रकृति को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ध्वनि प्रदूषण भी होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। जब देखते हैं कानपुर में आप देखेंगे गंगा नदी में तमाम सारे जो है फैक्ट्री के कचरे छोड़ दिए जाते हैं, तमाम सारे नाले जाकर के नदी में मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सब क्या है? ये सब एक प्रकार से कौन असंतुलित कर रहा है प्रकृति को? कि गंगा नदी का जल कभी खराब नहीं होता था, और आज गंगा नदी का जल अगर मान लेते हैं उसमें कीड़े मान लेते कभी कभी पड़ जाते हैं। अब वैसे अब सफाई हो चुकी है, अब उसमें फिर वैसी टेक्निक्स आ गई हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझने का आप प्रयास करिए आप, तो इस पर कौन जो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? परिवार मतलब प्रकृति में अगर कोई चेंजमेंट आता है तो उसको उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो मनुष्य ही उत्तरदायी होता है, जानवर थोड़ी ना होते हैं। ऑप्शन इसका कौन करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखने का प्रयास करें, फटाफट से बताने का भी प्रयास करिएगा सभी लोग। ओके, निम्नलिखित में से किस उपाय से जीवमंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण हो रहा है? निम्नलिखित में से किस उपाय से जीवमंडल में जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण हो रहा है? ऑप्शन ए में दिया है वाइल्ड लाइफ एक्ट जो कि 1972 में आया था, या फिर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के द्वारा, या फिर सी दिया है भारतीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो जो जीवमंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण होता है वह भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के माध्यम से होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, जो कि बी में दिया भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड के माध्यम से जीव जंतु का संरक्षण होता है जीवमंडल में, ठीक, भारत के अंतर्गत। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है कि जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में हुआ है?
ऑप्शन ए में दिया हाथी संरक्षण परियोजना के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है बाघ परियोजना के द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है मगर संरक्षण परियोजना के द्वारा, ऑप्शन डी में दिया है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य द्वारा। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के द्वारा। आप देखते हो जिम कार्बेट चाहे जो है केवलादेव हो, चाहे घाना हो, ऐसी प्रकार तमाम सारे जो देश के अलग अलग, चाहे आप देखेंगे सिमलीपाल हो जो कि उड़ीसा में है, इसी प्रकार तमाम सारे हैं। तो ऐसे जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो होते हैं, यहीं पर क्या होता है, जीव जंतु पक्षी वनस्पतियों की सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बंद कर जाता है कि यहाँ पर लोग नहीं आएंगे, और वहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं उनको बचाए रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कीटनाशक। क्या प्रश्न आपके सामने आ चुका है? अगला प्रश्न है मेरे भैया यहाँ पर कि कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को क्या करती हैं? कीटनाशक दवाएं प्राकृतिक पर्यावरण को करती हैं, लाभ पहुंचाती हैं या लाभ हानि दोनों पहुंचाती हैं, या सिर्फ हानि पहुंचाती हैं या फिर उन्नति करती हैं? तो कीटनाशक दवाएं जो होती हैं प्राकृतिक पर्यावरण का क्या करती हैं? हानि पहुंचाती हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे जो आपको पता होने चाहिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ लेगा हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है भारत में, वर्गीस कुरियन है पूरे संसार के अंतर्गत, ठीक, ध्यान रखेंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। एड्स का कारक जीव कौन सा है? विषाणु के द्वारा एड्स होता है, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा गरीबों की इमारती लकड़ी का क्या नाम है? बांस का नाम है, ठीक, ध्यान रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। गेहूं की फसल में कौन सी फफूंदी रोग लग जाता है? तो रस्ट नामक रोग लग जाता है। ये सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होने चाहिए। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला ये प्रश्न और आपसे पूछा सकता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को या मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। ये बातें जो है सारी बातें समझ में आ गई। गोल क्रांति यानी राउंड रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, वह किससे संबंधित है? टमाटर से, आलू से, अंडा से या फिर प्याज से? तो गोल रेवोल्यूशन जो है यानी कि गोल क्रांति जो है, राउंड रेवोल्यूशन, वह आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे है? आलू उत्पादन से। सारी बातें समझ में आ गई। चलें, इतनी सारे क्वेश्चंस आपने देखा है, बहुत सारे प्रश्नों को आपने सही तरीके से समझा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे यह, और जाहिर सी बात है एक वीडियो के अंतर्गत आपने बहुत सारे मुद्दों को समझते हुए आगे बढ़ा, ठीक। तो फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों हम इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में पेपर 3 के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए निरंतर, ठीक। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखने का प्रयास करें। चलिए।